हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। अभी आप सभी को स्वागत करता हूं वीमेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है दिसंबर 2018 में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन माध्यम द्वारा विदेशी निवेश किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसके माध्यम से हम विदेशी निवेश कर सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से, या निजी साम निवेश के माध्यम से, या विदेशी सहायता पूंजी निवेश के माध्यम से। तो आप लोगों को पता है कि इन चारों माध्यम के द्वारा हम आसानी से विदेशी निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 और 4 इन सभी के माध्यम से विदेशी निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश में अवसंरचनात्मक सेवाओं के संबंध में 2 कथन दिया हुआ है। किसके संबंध में? देश में अवसंरचनात्मक सेवाओं के संबंध में 2 कथन दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 है कि अवसंरचनात्मक सेवाएं लोक एकाधिकार उपक्रमों द्वारा प्रदान की जा सकती है। क्या है कि अवसंरचनात्मक सेवाएं लोक एकाधिकार उपक्रमों द्वारा प्रदान की जा सकती है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अवसंरचनात्मक सेवाएं लोक एकाधिकार द्वारा प्रदान की जा सकती है, जो सामान्यतः गंभीर समस्याओं जैसे जवाबदेही का अभाव, न्यून उत्पादकता, खराब वित्तीय निष्पादन और अत्यधिक सेवा योजना से जूझती है। कथन 1 हो गया, ये आपका कथन गलत है। अब सेकेंड कथन पे चर्चा करते हैं कि सामाजिक उपरिव्यय की व्यवस्था में अब निजी क्षेत्र का अधिक निवेश एवं सहभागिता उत्प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यह अवसंरचना क्षेत्र की बेहतर जोखिम हिस्सेदारी, जवाबदेही, अनुवीक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा दे सकता है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। अब आपको आंसर टिक करना है। यदि आपका दोनों कथन सही होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। दोनों कथन गलत होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन बी में टिक करना है। और यदि कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है तो इसके लिए आपको ऑप्शन सी में टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतवर्ष में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। आपको बताना है कि हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतवर्ष में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों के सही या गलत होने के बारे में आपको खुद को इंगित करना है। यहाँ पर भी आपका 2 कथन दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है कि पूंजीगत खातों में केवल दीर्घ अवधि पूंजीगत सौदे समाहित होते हैं। आपको बताना है कि क्या पूंजीगत खाते में केवल दीर्घ अवधि पूंजीगत सौदे समाहित होते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि पूंजीगत खाते में केवल दीर्घ अवधि पूंजीगत सौदे समाहित होते हैं। कथन 2 है कि चालू खाते में वे सभी सौदे सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय को बढ़ाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। सेकेंड कथन क्या है? सेकेंड कथन है कि चालू खाते में वे सभी सौदे सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कथन 1 आपका गलत है, 1 कथन और 2। तो कथन 1 आपका गलत है और सेकेंड कथन क्या है आपका सही है। अब आपको देखना है कि आंसर में आपको कैसे टिक करना है। यदि आपका दोनों कथन सही है तो आपको ऑप्शन 1 में करना है, दोनों कथन गलत है तो आपको सेकेंड में करना है। यदि आपका 1 कथन सही है और 2 कथन गलत है आपको सी में करना है। और डी में होगा कि 1 कथन आपका क्या है गलत है और दूसरा कथन सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डी में टिक करना। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न कथन एवं कारण को ध्यान पूर्वक पढ़कर कूटों की सहायता से आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है। इन दोनों में देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कारण सही है। तो चलिए देखते हैं कथन में क्या लिखा है। कथन है कि अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय, क्या है कि अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय अथवा समस्त मांग में गिरावट आयात को कम करने का काम करती है और भुगतान संतुलन की समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। ये बिल्कुल आपका सही है। यानी कथन क्या है, कथन आपका सही दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय, क्या अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय अथवा समस्त मांग में गिरावट आयात को कम करने का काम करती है और भुगतान संतुलन की समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। कथन आपका बिल्कुल सही है। अब हम कारण पे चर्चा करते हैं। कारण दिया हुआ है कि आयात कम करने का महत्वपूर्ण मार्ग और उनके द्वारा भुगतान संतुलन में घाटा, आर्थिक और राजकोषीय नीतियों को ग्रहण करता है जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय कम करना है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे आपका कथन भी सही है और यहाँ पे आपका कारण भी सही है। अब देखते हैं आपको आंसर कैसे टिक करना है। यदि आपका ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का समर्थन करता है तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यापार के साथ, किसके साथ, व्यापार के साथ एफडीआई की तुलना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि व्यापार के साथ एफडीआई की संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी इस कथन को व्यापार के संबंध में एफडीआई की तुलना के संबंध में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न कथन एवं कारण, यहाँ पर भी आपका कथन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। ध्यान पूर्वक पढ़कर कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कारण सही है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन के बारे में। तो कथन दिया हुआ है कि कथन क्या है, हाल ही के वर्ष में वैश्विक उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि अधिक हुई है। कथन क्या है कि कथन है कि कथन क्या है, हाल ही के वर्ष में वैश्विक उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि अधिक हुई है। ये आपका बिल्कुल सही है कि हाल ही के वर्ष में वैश्विक उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। ये आपका कथन क्या है, कथन बिल्कुल सही है। अब हम कारण पे चर्चा करते हैं। कारण दिया हुआ है व्यापार के माध्यम से वृद्धि हुई है। किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से वृद्धि हुई है, परंतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से नहीं। ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या व्यापार के माध्यम से वृद्धि हुई है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कथन है वो सही है और कारण आपका गलत है। अब चलिए देखते हैं इसमें आपको आंसर टिक कैसे करना है। यदि आपका ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही होगा तो आपको ए में टिक करना है। यदि आपका ए सही है परंतु आर गलत है तो इसके लिए आपको ऑप्शन बी में टिक करना। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी ए क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान का संतुलन होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित मदों में से किस मद को व्यापार संतुलन के चालू खाते में समाविष्ट किया जा सकता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित मदों में से किस मद को व्यापार संतुलन के चालू खाते में
समाविष्ट किया जा सकता है? विदेश से वस्तुओं की खरीद पर, या विदेश में सेवाओं की बिक्री पर, या विदेश से कामगार को भेजी रकम, या विदेशियों को कॉपीराइट की बिक्री, या इक्विटी पूंजी में सीधे निवेश पर। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी विदेश से वस्तु की खरीद पर, विदेश में सेवाओं की बिक्री पर और विदेश से कामगार को भेजी गई रकम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश के भुगतान संतुलन में, किसमें देश के भुगतान के संतुलन में असंतुलन का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपको बताना है देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में है कि क्षेत्रीय असंतुलन। क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन। क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चालू खाता लेन देन के अंतर्गत कौन सी मद समाविष्ट नहीं होती है? आपको बताना है कि चालू खाता लेन देन के अंतर्गत कौन सी मद समाविष्ट नहीं होती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न कथन, यहाँ पर भी आपका कथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कारण दिया हुआ है। इन दोनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कारण गलत है। तो चलिए कथन पे चर्चा करते हैं। कथन दिया हुआ है कि भुगतान संतुलन निर्यातित वस्तुओं प्रदत्त सेवाओं के माध्यम से निवासियों को प्राप्त पूंजी एवं आयातित वस्तुओं के भुगतान एवं प्राप्त सेवाओं के बदले गैर निवासियों अथवा विदेशियों को किए गए पूंजी के हस्तांतरण का वर्गीकरण लेखा जोखा करता है। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि कथन दिया हुआ है। क्या है? कथन दिया हुआ है कि भुगतान संतुलन, क्या भुगतान संतुलन निर्यातित वस्तुओं प्रदत्त सेवाओं के माध्यम से निवासियों को प्राप्त पूंजी एवं आयातित वस्तुओं के भुगतान एवं प्राप्त सेवाओं के बदले गैर निवासियों अथवा विदेशियों को किए गए पूंजी के हस्तांतरण का वर्गीकरण लेखा जोखा है। ये आपका बिल्कुल सही है। कारण पे देखते हैं। कारण दिया हुआ है कि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के बीच होने वाले आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे आपका कथन भी सही है और यहाँ पे आपका कारण भी सही है। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भुगतान संतुलन दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये आपका कथन क्या है? सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का